हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। ठीक है, इसका क्या प्रभाव हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री में, इस पर डिस्कस करेंगे आज। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हमारी हुई थी वो 1789 से लेकर 1799 के बीच चली थी। 10 साल तक ये चली थी फ्रांसीसी क्रांति, 10 साल तक चली थी। और फ्रांस जो है वो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में है। वहाँ पर ये क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, इसके कारण क्या थे, क्रांति के कॉजेस क्या थे, किस वजह से क्रांति हुई, वहाँ के राजा की स्थिति क्या थी, राजा कैसा था, किस तरीके का व्यवहार करता था वो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन किसका किसका रहा इस क्रांति में, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उसके बारे में जानेंगे। और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या इवेंट्स हुई इसमें, किस तरीके से क्रांति चली, कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या प्रभाव हुआ, इस क्रांति का प्रभाव क्या हुआ फ्रांस में या पूरे वर्ल्ड में, क्या प्रभाव पड़ा इसका। और पोस्ट रेवोल्यूशन क्या हुआ। ठीक है, रेवोल्यूशन के बाद फिर क्या हुआ, जब क्रांति हो गई उसके बाद फिर क्या हुआ। ठीक है, तो इस क्रांति को हम थोड़ा शार्ट में समझते हैं कि क्रांति क्या थी। ठीक है, तो इस क्रांति में क्या हुआ कि वहाँ एक राजशाही चल रही थी, फ्रांस में राजशाही चल रही थी। ठीक है, वहाँ पर राजा था, एक किंग था और मोनार्की सिस्टम था। इसको कहा जाता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब राजशाही चल रही, वहाँ पर राजा का शासन चल रहा हो। ठीक है, किंग था और वो किंग जो था लुई 16 था वहाँ पर राजा। ठीक, तो ये राजा का शासन हटा करके वहाँ पर रिपब्लिक स्टार्ट हुआ। रिपब्लिक यानी जनता का शासन। ठीक है, यानी जो राजा था, राजा को हटा करके लोगों का शासन स्टार्ट हुआ, उसको हम कहते हैं रिपब्लिक, यानी हिंदी में इसको कहते हैं गणतंत्र। गणतंत्र स्टार्ट हुआ। ठीक है, गणतंत्र और लोकतंत्र ये भी हम आपको बता देंगे क्या होता है। और रिपब्लिक से फिर क्या हुआ, फिर वो बन गया डिक्टेटर। डिक्टेटर में कौन आ गया, नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, यानी राजा से प्रजा का शासन हो गया, जनता का शासन हो गया लोगों का, और जनता से फिर डिक्टेटरशिप आ गई, यानी फिर ये एक तरीके से राजा का शासन हो गया। ठीक है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जब ख़त्म हो गया वहाँ पर, तो उसके बाद फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई। ठीक है, रिपब्लिक हो गया, फ्रेंच रिपब्लिक बोला जाता है इस समय, फ्रांस को कहते हैं फ्रेंच रिपब्लिक। ठीक है, तो गणराज्य है वहाँ पर। अच्छा, गणराज्य और यानी गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या है, और मोनार्की में डिफरेंस क्या है, ज़रा समझिए आप इस चीज़ को कि मोनार्की और गणतंत्र और लोकतंत्र। ठीक है, मोनार्की जो होती है, मोनार्की या रिपब्लिक बोला जाता है गणतंत्र को, और डेमोक्रेसी। ठीक, मोनार्की में क्या होता है, राजशाही होती है, राजा का शासन होता है, किंग वहाँ का शासक होता है। रिपब्लिक में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होगा वहाँ का, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, उसको डायरेक्ट जनता चुनती है। जनता, वहाँ की पीपुल उसको इलेक्ट करती है और डायरेक्ट वो वहाँ का पावरफुल शासक हो जाता है, एक तरीके से पावरफुल वो राष्ट्रपति बन जाता है। जैसे अमेरिका है, यूएसए है, वहाँ पर क्या है, रिपब्लिक है, अमेरिका केवल रिपब्लिक है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पर जनता चुनती है कुछ लोगों को। ठीक है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं कुछ लोग, और उनमें से कोई एक प्रमुख उनका हेड बनता है, यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, तो भारत में क्या है, रिपब्लिक भी है, भारत एक रिपब्लिक कंट्री भी है और डेमोक्रेटिक भी है, यानी इंडिया में दोनों है, क्योंकि इंडिया का राष्ट्रपति जो है वो चुना जाता है और प्रधानमंत्री भी बनता है। चुने हुए लोगों के द्वारा जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो इंडिया में रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों है। ठीक है, इंग्लैंड में क्या है, यूके में महारानी वहाँ की जो होती हैं वो मेन होती हैं महारानी, और प्राइम मिनिस्टर भी होता है चुना हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, मोनार्की भी है और डेमोक्रेसी भी है। ठीक, और अमेरिका में क्या है, केवल प्रेसिडेंट बनता है, वहाँ पर जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक, डेमोक्रेसी और मोनार्की, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुई हमारी 1789 से 1799, उससे थोड़ा बैक में चलते हैं हम कि उसका कारण क्या था। तो यहाँ पर राजा का शासन था, और राजा जो आपके थे लुई 14, ये यहाँ के राजा थे। उस समय क्या हुआ, फ्रांस का जो है इंग्लैंड से युद्ध होता रहा, यानी फ्रांस का यूके से वार हुई, 7 साल तक ये वार चली। ठीक है, तो इसमें फ्रांस की जो इकोनॉमी थी काफ़ी चौपट हो गई, लड़ाई की वजह से सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सब लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अर्थव्यवस्था को लेकर के राजा, इनके बाद लुई 15 वहाँ का राजा बना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विलासिता वाला राजा था, मतलब लग्जीरियस लाइफ जी रहा, उसको जनता से कोई मतलब ही नहीं है, जनता कहाँ जा रही, भुखमरी आ गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, इनको कोई मतलब नहीं था। इसके बाद राजा बना लुई 16 यहाँ का। लुई 16 जो राजा था, तब तक के हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, फ्रांस की जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो गई। ठीक है, लोगों के पास खाने का नहीं था। अब इनका भी हाल वही था, ये अपने महल में रहते थे और बड़े आराम से ऐशो आराम से रह रहे वहाँ पर। इनका महल जो था वर्साइल महल था, पैलेस ऑफ वर्साइल बोला जाता है, जो कि पेरिस से थोड़ी दूरी पर था। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है उससे थोड़ी दूरी पर था, वर्साइल पैलेस बोला जाता है, वहाँ पर रहता, बहुत बड़ा महल बना हुआ था, वहाँ विलासितापूर्वक जीवन जी रहे थे ये और इनकी बीवी। लुई 16 की बीवी थी, यानी किंग जो लुई 16 थे उसकी वाइफ थी आपकी मैरी एंटोनी एनोटी। ठीक है, एनोटी करके था, मैरी एंटोनेटी बोली जाती है ये। और जो लुई 16 थे इनकी पत्नी थी। ठीक है, ये 20 साल की उम्र में राजा बन गए। ठीक है, 20 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी इनके साथ। और ये मैरी एंटोनेटी जो थी ये ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उसकी बहन थी, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी ये, इससे इनकी शादी हो गई। ठीक है, लुई 16 की इससे शादी हो गई। और ये दोनों बहुत विलासितापूर्ण, बहुत खर्चीले, ये वो, जनता से कोई मतलब नहीं रह रहे थे। तो पब्लिक काफ़ी परेशान थी इनसे। ठीक है, कि ये हम लोग का ख्याल नहीं रख रहे, वो कर रहे हैं। तो जब देखा जनता ने कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वही एक कारण बना कि इनको कैसो भी हटाया जाए। ठीक, तो कॉजेज़ क्या थे, कॉजेज़ में जो था, मेन कॉज जो था इसका कि भुखमरी, वहाँ की फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, और मेन था कि अनइक्वल एंड अनजस्टफुल जो वहाँ का था शासन चल रहा था। अनइक्वल यानी इक्वलिटी नहीं थी वहाँ पर। ठीक है, सभी को समान नहीं समझा जाता था, तो बहुत वैसा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो था फ्रांस में जो अनइक्वालिटी थी, वहाँ पर किस टाइप के लोग थे पहले आप ये समझिए। ठीक है, तो वहाँ पर 3 तरीके के लोग थे। 3 स्टेट में डिवाइड था फ्रांस, जहाँ पर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट, 3 स्टेट में फ्रांस डिवाइड था। मतलब 3 टाइप के लोग थे वहाँ पर। फर्स्ट स्टेट में लोग जो थे वो क्लर्गी कहलाते थे। क्लर्गी का मतलब पादरी। पादरी जो चर्च में जो मेन हेड होते हैं चर्च के, जैसे प्रीस्ट टाइप के पुजारी जो होते हैं, उसको पादरी बोला जाता है, वो लोग थे। या फिर जो राजा लोग हो गए, मेन पादरी थे। अब पादरी में 2 टाइप के पादरी थे। एक अपर पादरी जो थोड़ा ऊंचे पादरी थे, थोड़ा लोअर क्वालिटी के भी थे। तो जो लोअर वाले थे ये अपर पादरी हो गए, ये लोअर हो गए। तो लोअर वाले जो थे वो थोड़ा नीचे वाली पब्लिक का ख्याल रखते थे। दूसरे पे थे जो बोले जाते हैं वो नोबिलिटी, नोबल लोग थे, नोबिलिटी थी। इसमें जो लोग थे वो फ्यूडल थे, फ्यूडलिज्म था वहाँ पर। फ्यूडल का मतलब होता है सामंत। ठीक है, फ्यूडल लोग थे। और एरिस्टोक्रेटिक लोग थे। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब कुलीन तंत्र, फ्यूडल का मतलब होता है सामंतवाद। फ्यूडल भी समझ लीजिए क्या होता है। तो फ्यूडल में सामंत लोग होते हैं, सामंतवाद बोला जाता है, सामंती लोग होते हैं। इसमें क्या होता है, किंग होता है और किंग के अंडर में सामंत होते हैं, यानी फ्यूडल। राजा क्या करता है, ज़मीन इनको दे देता है सामंतों को, और कहता है तुम लोग ये ज़मीन तुमको दे रहे हैं, इसके ऊपर काम करवाओ, फिर हमको टैक्सेस देना।
तो सामंत जो होते हैं अपने अंदर जो इनके अधीनस्थ जो सामंत होते हैं उनको दे देते हैं, इनके सबॉर्डिनेट फ्यूडल को, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर किसान लोग काम करते हैं जिनके पास लैंड नहीं होती, और वो टैक्स देते हैं इनको, ये राजा को देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस व्यवस्था को कहते हैं फ्यूडलिज्म, ठीक है। तो वो नोबल लोग थे, ठीक। थर्ड नंबर पे जो था, जो स्टेट था, वहाँ पर बोर्गियस लोग थे, जिसको बोर्गीज कहा जाता है, बोर्गीज, ठीक है। और लेबर लोग थे, सर्वेंट्स थे, ठीक, सर्वेंट्स थे, लेबर थे, और पीजेंट थे, किसान, ये लोग थे, ठीक। बोर्गीज जो होते हैं ये थोड़ा सा संपन्न लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, बोर्गीज जिसको कहा जाता है। इस बोर्गीज की वजह से इस रेवोल्यूशन को बर्गियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, बर्जुआ क्रांति, ठीक है, बर्जुआ क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, यही लोग क्रांति लाए थे इसमें, ठीक है। ये था लोअर क्लास, और ये पूरी जनसंख्या का लगभग 95% था, टोटल पॉपुलेशन का फ्रांस की लगभग 95% था ये, और बहुत ही दबा कुचला प्रताड़ित लोग थे ये सब नीचे वाले, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इन लोगों से, ठीक है, इन लोगों से ये लोग परेशान होते हैं। बर्गुएज में कौन था? मिडिल क्लास था, इसमें मर्चेंट थे, मर्चेंट लोग थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, इसमें बिजनेसमैन थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, और प्रोफेशनल्स लोग थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे इसमें बर्गुएज में। तो मेन क्रांति इन्हीं की थी। इन्होंने क्या किया, सबको इकट्ठा किया, फिर अपनी एक असेंबली बनाई, ठीक है। तो ये बर्गुएज जो थे, ये इन्होंने मेन रोल अदा किया, कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इन्हीं का था इस क्रांति में, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1789 में ही, अब हम चलते हैं पूरा डिटेल समझते हैं थोड़ा सा इसको। 1789 में क्या हुआ, राजा जो थे जब नहीं सुनने लगे, अर्थव्यवस्था बहुत चौपट हो गई, तो इन लोगों ने वहाँ पैलेस में एक प्रिजन था, एक जेल थी, जिसको कहा जाता है बेस्टाइल, ठीक है, बेस्टाइल पर अटैक कर दिया इन लोगों ने। और बेस्टाइल, अच्छा पहले क्या हुआ कि एक मीटिंग रखी इन लोगों ने, ये जो थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ने, कि भाई ऐसा करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट वालों ने एक मीटिंग रखी असेंबली में, एक नेशनल असेंबली बनी वहाँ पर, नेशनल असेंबली, ठीक है, बनी। तो वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के लोग आए, और फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे वो करीब 300 लोग थे उसमें, सेकंड स्टेट के भी 300 थे, और थर्ड के थे 600। तो इन्होंने सोचा थर्ड स्टेट वालों ने कि हमारी बात मानी जाएगी ज़्यादा, लेकिन वोटिंग एक एक गिनी गई दोनों की, यानी वन ये। तो क्या हुआ, दो लोग ये आपस में मिल लिए, इनको हरा दिया, ठीक है। तो इनको गुस्सा आया कि यार हमारी जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इन्होंने क्या किया कि इनका बाइकाट कर दिया, वॉकआउट कर दिया इस असेंबली का, ठीक है। उसके बाद जो था, वॉकआउट करने के बाद ये जो थे अपनी नेशनल असेंबली इन्होंने अपनी फ्रेम कर ली, ठीक है, इन्होंने अपनी एक कैबिनेट टाइप की बना ली, और उठा करके जो ये सब लोग थे, तो इन्होंने जो वो महल था वर्साइल महल, वहाँ पर जा कर के, वर्साइल जो महल था उसके बाहर एक कोर्ट था, इंडोर कोर्ट था, टेनिस कोर्ट बोला जाता है, टेनिस कोर्ट, ये इंडोर कोर्ट था। यहाँ पर एक शपथ ली, कि हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग एक जनता की जो है वो एक सरकार बना रहे हैं, ठीक है, ये ओथ ली, इसको कहा जाता है टेनिस कोर्ट, जो है इस इवेंट को कहा जाता है टेनिस कोर्ट इवेंट, ठीक है। यहाँ पर एक शपथ ली, ओथ ली इन लोगों ने, ठीक। अच्छा, जो लुई 16 था उसने इनके आंदोलन को दबा दिया, ठीक है, यानी जो थर्ड स्टेट वालों ने आंदोलन किया था, जो शपथ ली यहाँ पर, उसके आंदोलन को दबाने की कोशिश की, ठीक है, इनके आंदोलन को दबाया जाए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे,
ठीक। तो इन लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेट वालों ने राजा के महल पे अटैक कर दिया। तो यहाँ पर एक जेल थी, वहाँ पर कैदी थे, उसको कहा जाता है बैस्टाइल करके। तो यहाँ पर कैदी लोग कैद थे, तो इन लोगों ने जेल पे अटैक कर दिया, कैदियों को छुड़ाया। उसके बाद जो वहाँ पर सैनिक वगैरह थे, जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनकी सबकी हथियार वगैरह छीन लिए और उससे फिर इन पे अटैक कर दिया। राजा को बंधक बना लिया, राजा को वो कर लिया, और उसके बाद इन्होंने अब वहाँ पर एक जनता का शासन समझ लीजिए स्टार्ट किया। ठीक है। लेकिन इस सब के पीछे जो था बहुत बड़ा रोल भी था लोगों का। कुछ लोगों का जो था, जैसे वहाँ के जो क्या कहते हैं फिलासफर लोग थे, इनका रोल था आज़ादी को दिलाने में वहाँ की। ठीक है। फिलासफर थे, सैनिक थे। फिलासफर में जो आपका था वो रूसो था एक। ठीक है। और आपका मेन रूसो था, और दो लोग और थे इसमें, फिलासफर लोग थे। सैनिक जो अमेरिका से लड़े थे लड़ाई, जो फ्रांस के सैनिक वहाँ गए थे, वो जब वापस आए फ्रांस में तो उनके अंदर काफ़ी मतलब वो था कि हमको जो है अपने देश में भी आके राइट्स के लिए लड़ना है। ठीक है। तो अपने राइट्स के लिए लड़े, और इन्होंने सैनिकों ने एक जो इसको फ्रांस को आज़ाद कराया, तो उसमें एक जो बात आई वो इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बेसिक राइट्स, वो उनको देने की बात की गई। ठीक है। तो ये उसमें हुआ। ठीक। अच्छा, उसके बाद जब इन्होंने वो जीत लिया, मतलब जो राजा को बंधक बना लिया, उसके बाद यहाँ पर एक रिपब्लिक फ्रांस स्टार्ट हुआ। ठीक है। यानी फ्रांस जो है वो रिपब्लिक हो गया, यानी जनता वहाँ पर शासन हो गई, जनता का शासन हो गया, एक तरीके से जनता हावी हो गई। लेकिन जो इन्होंने आंदोलन किया था वो काफ़ी एग्रेसिव था, आंदोलन इनका एग्रेसिव था। तो एग्रेसिव आंदोलन की वजह से इसमें रेडिकल लोग उत्पन्न हुए। ठीक है। रेडिकल का मतलब कट्टर लोग। रेडिकल लोग जो उत्पन्न हुए इसमें, उनको कहा जाता है जैकोबियंस। जैकोबियंस। ठीक है। तो रेडिकल जो थे उसमें भी, रेडिकल में भी बहुत रेडिकल हुए लोग, मतलब रेडिकल में भी रेडिकल उत्पन्न हो गए। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन सब के खिलाफ आंदोलन कर दिया। अब आपसी में उनकी लड़ाई हो गई, कट्टरपंथी में है, तो रेडिकल में भी और रेडिकल लोग हो गए। ठीक। तो ये रेडिकल लोगों को जैकोबियंस बोला जाता था। ठीक। ये लोग क्या करते थे, 3/4 जो था वो बारमूडा पहनते थे, फुल लेंथ का नहीं पहनते थे, लोअर मतलब 3/4 पहनते थे घुटनों के नीचे। ठीक है। तो जैकोबियंस कहलाते थे वो। जो फुल पहनते थे वो काफ़ी गरीब निचले तबके के लोग थे। ठीक। तो आपस में बनी नहीं। ठीक। उसी दौरान जो थे, अच्छा, जब ये इनकी आपसी में नहीं बनी, तो उस दौरान एक मिलिट्री रूलर था, आर्मी का जनरल। ठीक है। वो था नेपोलियन बोनापार्ट जिसको बोला जाता है। वो उभरने लगा एकदम से। ठीक है। काफ़ी ताकतवर था, मतलब लड़ाई में मतलब महारत हासिल थी उसको। तो वो 1769 में इसका जन्म हुआ था, और कोर्सिया में। तो जब ये जनरल बन गया तो इसके बाद धीरे धीरे इसने अपना फ्रांस पे आधिपत्य जताना शुरू किया। और इसने जो फ्रांस के जिससे जो दुश्मन थे देश, ऑस्ट्रिया है जहाँ की वो महारानी थी, ऑस्ट्रिया है, रशिया है, ठीक है, स्पेन है, इटली है, इन सबको जीता। ठीक है। इन सबसे लड़ाई लड़ी और नेपोलियन ने जीता। ठीक है। तो फ्रांस का वर्चस्व हो गया इसमें यूरोप में। लेकिन ये जो था नेपोलियन, ये इंग्लैंड को नहीं हरा पाया। ठीक है। ये इंग्लैंड को हराना चाहता था, फ्रांस और इंग्लैंड की कभी नहीं चली पटी। ठीक है। आपस में इनका झगड़ा रहता है। ठीक। तो ये इंग्लैंड को जीतना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड को जीत नहीं पाया। इंग्लैंड की सेना थोड़ा ज़्यादा और पावरफुल थी, तो उससे जीत नहीं पाया। फिर क्या हुआ, नेपोलियन जो बोनापार्ट था वो 1813 में वो इंग्लैंड वालों ने इसको हरा दिया। इनकी जो संयुक्त सेना थी, यानी और सब ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। और 1815 में सेंट हेलेना आइलैंड पे नेपोलियन को अरेस्ट कर लिया, मतलब इसको कैद कर लिया, और सेंट हेलेना द्वीप पे ले जा कर के वहाँ पर इसको कैद में रख दिया, जहाँ पर 1821 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है। पेट के कैंसर से इसकी डेथ हो गई। ठीक। और सेंट हेलेना जो है वो
उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक में है, एक द्वीप है सेंट हेलेना द्वीप, वहाँ पर रखा गया था। 1821 में इसकी कैंसर से डेथ हो गई, यानी नेपोलियन भी ख़त्म हो गया। ठीक, लेकिन ये क्रांति जो थी इसने मतलब डेमोक्रेसी को जन्म दिया, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली। फिर जनता का शासन स्टार्ट हुआ, यानी जो डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में है इसकी कहीं ना कहीं जड़ें जो है वो फ्रांस से में जाती हैं। ठीक है, यानी फ्रांस से ही उत्पन्न हुई। चाहे अमेरिका में डेमोक्रेसी हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी डेमोक्रेसी हो, वो फ्रांस से उत्पन्न हुई। इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी से पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी फैली। ठीक, तो हम समझते हैं आपको फ्रांसीसी क्रांति समझ में आया, इसका क्या कारण था और ये कहाँ पर जाके ख़त्म हुई। यानी राजा से शुरू हुई, राजा ही पे आके ख़त्म हो गई, लेकिन फिर जनता वहाँ की जागरूक हो गई, अपने राइट्स के लिए लड़ने लगी, फिर धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी थोड़ा अच्छे फॉर्म में वहाँ पर आ गई। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो वो डेमोक्रेसी को जन्म दिया उसने। ठीक, दैट्स इट।